हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है कैरियर अचीवमेंट टारगेट मेरा चैनल। आज का नया टॉपिक है राष्ट्रपति। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक जो आपका होता है वह राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक जो आपका होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को हम लोग इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं। राष्ट्रपति को हम लोग इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं। अनुच्छेद 52 में आपका ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में आपका ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के जैसा कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो आपका है ब्रिटेन की आपका वहाँ की रानी से किया गया है, लेकिन ये दोनों में अंतर आपका ये चीज़ है कि वहाँ का ब्रिटेन का जो पद जो है वह आपका वंशानुगत है, लेकिन यहाँ का जो राष्ट्रपति का पद जो आपका है वह आपका कहीं न कहीं एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित हो करके आपका किया जाता है। बस यही आपका अंतर है। फिर आपका अनुच्छेद 53 में आपका बताया जा रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस तरह का क्वेश्चन जो आपका है आए दिन एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, ये समझिए कि आपका एक अनुच्छेद के साथ साथ आपका एक अपने आप में यह एक क्वेश्चन को भी निर्धारित कर रहा है, क्योंकि एसएससी रेलवे में आपका इस तरह का क्वेश्चन आपका डाल देगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो आपका होती है वह किसमें होती है? वह राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो आपका है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। यह संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 53 में वर्णित किया गया है। आगे आपका है कि अनुच्छेद आपका है कि 54। अनुच्छेद 54 में आपका बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो आपका है वह कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो आपका होते हैं वह लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा आपका है कि विधानसभा। तीसरा जो आपका है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो आपका है वह इनके निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अब देखिए, अब ये बात यहाँ पर आता है बच्चों, कहीं ना कहीं कि आदमी को लगता है या बच्चों को लगता है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा जो आपका है लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन को चुना जाता है या राज्यसभा में 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है जो साहित्य कला और विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, क्या इन सारे सदस्य जो आपका है वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेगा या नहीं लेगा? तो इसका सटीक आंसर है कि वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेगा। अब एक चीज और आपका है, यहाँ पर राज्य से संबंधित आपका है कि बताया गया है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर ये चीज आप क्लियर हो जाएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वही आपका इनके निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। आगे आपका है अनुच्छेद 55 पर हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 55 में आपका यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। तो राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है ये आपका होता है एकल संक्रमणीय पद्धति। ध्यान दीजिएगा। तो अब बच्चों यहाँ पर बात आ जाती है कि आखिर एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब आपका होता है कि किसी भी पद पर जो आपका आने वाला जो व्यक्ति आपका होता है उसे प्राथमिकता के आधार पर या वरीयता क्रम के आधार पर ही आपका निर्वाचन किया जाना ही आपका कि एकल संक्रमणीय पद्धति को दर्शाता है। एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, फिर से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को वरीयता क्रम के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को अपने पद की प्राथमिकता के आधार पर ही निर्वाचित किया जाना जो आपका होता है वह एकल संक्रमणीय पद्धति को दर्शाता है। तो ये था आपका क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, जो कि आपका एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। आगे आपका है, अब यहाँ पर बात आती है कहीं ना कहीं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय जो आपका है
कई कभी क्वेश्चन आपका डाल देता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जब आपका है कि यानी कि नॉमिनेशन के समय जब आप जा रहे होते हैं तो वो सिक्योरिटी मनी जो आपका है वह कितना जमा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि जो आपका होती है वह आपका है कि 25,000 रुपये की जमानत राशि जो आपका है वह आपका है कि निर्वाचन के समक्ष जो आपका है निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपको जमा करना होता है। एक नियम आपका ये भी होता है कि अगर उसमें आपका होता है कि अगर आप जमानत राशि अगर कुल वैध मतों का अगर आपका है कि 1/6 मतों से अगर आपका है कि वह कम आती है तो ऐसा माना जाता है कि वह जमानत राशि जो आपका है वह जब्त कर ली जाएगी। कुल वैध मतों का अगर आपको जमानत राशि बचाना है तो कुल वैध मतों का जो आपका है वह 1/6 जो आपका है वह आपका 1/6 जो आपका है सदस्यों का होना जो आपका है वह अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपका है राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की पदावधि जो आपका होता है वह 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की पदावधि जो आपका होती है वह आपका कितना होता है वह 5 वर्षों का होता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि क्या इन 5 वर्षों के पहले भी जो आपका राष्ट्रपति अपने पद से हटेगा या नहीं हटेगा? तो हाँ, हटेगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी आपका है अपने पद से वह हट सकता है। स्थिति आपका है कि पहला आपका है कि यदि वह संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन किया हो। दूसरा आपका होता है कि वह कार्य करने में असमर्थ हो। तीसरा आपका है कि वह महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जो आपका है वह राष्ट्रपति को पद से भी हटाया जा सकता है। आगे आपका आगे अनुच्छेद बता रहा है 60, कहता है राष्ट्रपति का शपथ। तो राष्ट्रपति का शपथ जो आपका है वह क्वेश्चन आप लोग को डालेगा कि राष्ट्रपति का शपथ जो आपका है यह किसके समक्ष लेते हैं। तो राष्ट्रपति अपना शपथ जो आपका है वह यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो आपका है वह अपना शपथ लेती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न हो तो देखा जाता है कि जो वरिष्ठतम आपका सदस्य होते हैं उनके समक्ष जो आपका यह शपथ लेगा। अनुच्छेद 60 हो गया क्लियर। अब आपका है कि अनुच्छेद 61 की बात हम लोग करते हैं। अनुच्छेद 61 में आपका है राष्ट्रपति का महाभियोग। अब यहाँ देखिए महाभियोग क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि महाभियोग के द्वारा ही भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो आपका कहलाती है वह आपका है कि महाभियोग कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह महाभियोग कहलाता है। अब देखिए अब बात यहाँ पर आती है, कभी कभी आप लोग को ये क्वेश्चन डाल देता है कि राष्ट्रपति से महाभियोग की प्रक्रिया जो आपका है वह किस सदन में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन डाल कर करके आपको क्या करेगा, विचलित कर देगा रेलवे एसएससी में। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान रहे, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर मान लिया कि हम लोग लोकसभा में राष्ट्रपति से संबंधित जो आपका है वह महाभियोग की प्रक्रिया अगर हम ला रहे हैं तो ऐसा संविधान में बताया गया है कि महाभियोग प्रक्रिया लाने से पहले आपका है कि राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले सूचना देना होता है। दूसरी बात आपका है कि जिस सदन में राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया हम पेश कर रहे हैं उन सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्तांतरित पत्र आपका है संलग्न कर करके भेजना पड़ता है। और साथ में आपका है कि जो लोकसभा का सदस्य जो आपका हो गया उन लोकसभा के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों का बहुमत अगर वह पारित हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उस राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो आपका है वह आरंभ हो जाती है। दूसरी बात, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाने के बाद में राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करेगा नहीं करेगा? तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जब लग जाएगा तो उसके बाद वो आपका है कि वह पद से हट जाएगा, वह अपना कार्य नहीं करेगा। उसके जगह पर फिर आपका है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसके जगह पर जो कार्य करने वाला व्यक्ति जो आपका है वह उपराष्ट्रपति जो आपका है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में आपका है कि वह पद को ग्रहण करेगा। आगे आपका है अनुच्छेद आपका 72 है। अनुच्छेद 72 में बताया गया है क्षमा दान की शक्ति।
तो क्षमादान की शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास आपका यह अधिकार दिया गया है कि जो भी सैनिक कार्यवाही हो, जो भी अदालती द्वारा जो भी दिया गया फैसला, इसको जो आपका है वह कम करने का अधिकार जो आपका है वह राष्ट्रपति के पास में ही है। इसे ही हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद जो आपका है वह कितने के अंतर्गत वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, तो आगे इससे संबंधित जो आपका है वीडियो आपका है नेक्स्ट पार्ट में हम डालेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। याद करो ना।